नमस्कार, मैं डॉक्टर शैलेंद्र कुमार सिंह। आज का हमारा मुख्य विषय है माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंतर्गत उपभोक्ता की बचत का अध्ययन करना, और वो भी आधुनिक सिद्धांत। इसके पूर्व प्रोफेसर मार्शल द्वारा क्लासिकल कंज्यूमर थ्योरी, कंज्यूमर सरप्लस थ्योरी का हम लोग अध्ययन कर चुके हैं। आज हम हिक्स द्वारा निर्मित उपभोक्ता की बचत का आधुनिक सिद्धांत का अध्ययन करेंगे। इसके साथ ही साथ ये भी देखेंगे कि वो कौन से मुख्य बिंदु हैं जो किसी परीक्षा के लिए बहुत अधिक इम्पोर्टेंट है। तो और साथ ही ये हमको भी देखना है कि मार्शल तथा हिक्स अप्रोच में उपभोक्ता की बचत के संदर्भ में क्या अंतर है। तो आइए देखते हैं उपभोक्ता की बचत। उपभोक्ता की बचत का जो आधुनिक सिद्धांत है, उपभोक्ता की बचत का आधुनिक सिद्धांत प्रोफेसर हिक्स ने, जे.आर. हिक्स ने प्रतिपादित किया। जे.आर. हिक्स ने प्रतिपादित किया, जिसे मॉडर्न कंज्यूमर सरप्लस अप्रोच के नाम से जाना जाता है। कंज्यूमर सरप्लस अप्रोच के नाम से जाना जाता है। प्रोफेसर हिक्स ने तटस्थ वक्रों के माध्यम से उपभोक्ता की बचत को मेजरमेंट किया है, अर्थात इन्होंने इंडिफरेंस कर्व की हेल्प से इन्होंने कंज्यूमर सरप्लस को मेजरमेंट किया है। तो इसके अंतर्गत उन्होंने मॉडर्न थ्योरी यानी कंज्यूमर सरप्लस के लिए इन्होंने इंडिफरेंस कर्व का प्रयोग किया है, अर्थात वर्तमान तकनीक के द्वारा कंज्यूमर सरप्लस को मापा है। लेकिन इन्होंने कंज्यूमर सरप्लस की जो डिफिनीशन थी, जो परिभाषा थी कि जितना हम देना चाहते हैं और वास्तव में जितना देते हैं, प्रोफेसर मार्शल द्वारा जो डिफिनीशन थी उसी को एक्सेप्ट किए हैं। तो इनके अनुसार व्हाट वी वांट टू पे, किसी वस्तु के उपभोग से वंचित रहने की अपेक्षा कितना हम देने को तैयार है। व्हाट वी वांट टू पे, मान लीजिए मुझे भूख लगी है और मैं उसके लिए 100 रुपए देने को तैयार हूं, तो ये मेरी इच्छा है पेमेंट करने की। व्हाट वी वांट टू पे यानी मैं कितना पेमेंट करना चाहता हूं, मैं कितना पेमेंट करना चाहता हूं, ये मेरी इच्छा है, क्योंकि उसकी उपयोगिता के मार्जिनल यूटिलिटी के बराबर आई वांट टू पे। मुझे बहुत ज्यादा भूख लगी है तो मेरी मार्जिनल यूटिलिटी भी बहुत ज्यादा है, इसलिए मैं पेमेंट ज्यादा करना चाहता हूं। क्यों? क्योंकि मेरी मार्जिनल यूटिलिटी के बराबर मैं पे करना चाह रहा हूं। लेकिन विच इज एक्चुअल पे, होटल वाला मुझसे कितना लेता है। मान लीजिए मुझे 100 रुपए पेमेंट करने के लिए तैयार हूं, लेकिन एक्चुअल पेमेंट मेरा क्या है, मैं वास्तव में कितना देता हूं। तो वो जो एक्चुअल पेमेंट होगा, जो हम एक्चुअल में पेमेंट करते हैं, ठीक है, मुझे मान लीजिए 50 ही रुपए देना पड़ा। मैं पेमेंट कितना करना चाह रहा था, 100 रुपी। मुझे बहुत ज्यादा भूख लगी थी, मैं 100 रुपी पे करना चाह रहा था, बट मुझे पेमेंट कितना करना पड़ा, 50। तो कंज्यूमर सरप्लस विल बी 100 माइनस 50, दैट इज 50 कंज्यूमर सरप्लस होगा। तो कंज्यूमर सरप्लस मीन्स होता है व्हाट वी वांट टू पे, वी वांट टू पे माइनस एक्चुअल पे, जितना हम देना चाहते हैं और वास्तव में जितना देते हैं, उसी का अंतर ही कंज्यूमर सरप्लस होता है। तो ये आइए मॉडर्न थ्योरी के अंतर्गत देखें कि कंज्यूमर सरप्लस क्या कहता है। सबसे पहले हम कंज्यूमर सरप्लस को दो अप्रोच यहां पर प्रोफेसर हिक्स ने सुझाए हैं। पहला है उपभोक्ता की बचत को मुद्रा के रूप में मापना इन द टर्म ऑफ मनी, और दूसरा इन्होंने कंज्यूमर सरप्लस को एज अ कमोडिटी मेजरमेंट किया है। ठीक है, पहला मुद्रा के रूप में उपभोक्ता की बचत को मापी गई है, दूसरा कमोडिटी के रूप में मांगी गई है। तो जहां पर पहला मैं अप्रोच लेकर के चलता हूं, मुद्रा के रूप में उपभोक्ता की बचत, मुद्रा के रूप में उपभोक्ता की बचत। क्लियर है? चलिए, सबसे पहले मान लीजिए मेरे पास कुछ मनी है, ठीक है, मेरे पास कुछ मनी है और मैं उस मनी से मैं इतना ये आपका यहां से कुछ मनी है और उस मुद्रा द्वारा मैं कितनी मुद्रा, इतनी मुद्रा के द्वारा मैं सोचता हूं कि कितनी वस्तुएं मुझे प्राप्त हो जाएंगी, दैट इज OX। मैं इतनी मुद्रा OM मुद्रा खर्च, मतलब मान के चलिए मैं NM मुद्रा खर्च करके NM मुद्रा, ये पार्ट NM मुद्रा
खर्च करके, NM मुद्रा खर्च करके मैं कितनी वस्तुएं प्राप्त करना चाहता हूं? OX वस्तुएं प्राप्त करना चाहता हूं। और इस प्रकार मेरा इक्विलिब्रियम क्या होगा? माय इक्विलिब्रियम विल बी ए पॉइंट, और मेरा इंडिफरेंस कर्व होगा IC1। मैंने घर से एज्यूम किया कि मैं NM, N एंड M मुद्रा के द्वारा, NM मुद्रा के द्वारा, ये N एंड M मुद्रा खर्च करके, अब देखो NM मनी से, NM मुद्रा से मैं OX वस्तुएं प्राप्त करूंगा, OX वस्तुएं प्राप्त करूंगा, और जिसके परिणाम स्वरूप A इक्विलिब्रियम पॉइंट पे रहूंगा जहां पर IC1 है। ये मैंने सोचा अपने घर में बैठ करके कि मैं NM मुद्रा, इतनी मुद्रा खर्च करूंगा, अब परिणाम स्वरूप इतनी वस्तुएं प्राप्त करूंगा, OX वस्तुएं, जिसके परिणाम स्वरूप मेरा संतुलन बिंदु A होगा और मैं IC1 तटस्थ पर रहूंगा। ये मैंने घर से इमेजिन किया। जब मार्केट में गया तो मार्केट में मुझे मूल्य रेखा NL मिली। ये मेरी NL मूल्य रेखा है, ये आपकी प्राइस लाइन है। ये मूल्य रेखा, जब मैं बाजार गया दुकान वाले से पूछा कि भैया ये वस्तु कितने की है, व्हाट इज द प्राइस ऑफ दिस कमोडिटी, एक्स कमोडिटी का प्राइस कितना, तो उसने मुझे प्राइस N और L बताया। जो मैंने घर में सोचा था उससे वो बहुत सस्ती निकली। क्यों? क्योंकि ये A इक्विलिब्रियम पॉइंट के ऊपर है, A इक्विलिब्रियम पॉइंट के ऊपर है तो वस्तु क्या होगी? सस्ती होगी। मैंने सोचा जितना मूल्य उससे ये सस्ती निकली, इसलिए NM मूल्य रेखा दाहिनी ओर मुझे मिली। मैं बड़ा खुश हो गया, ठीक है। और बहुत खुश होने के परिणाम स्वरूप अब क्या हुआ कि मुझे उतनी वस्तु, कितनी? OX वस्तु ही, OX वस्तु, इतनी ही वस्तु, इस लाइन को मैंने ऊपर बढ़ा दिया, इतनी ही वस्तु मुझे कितनी मुद्रा में प्राप्त हो गई? मात्र इतनी मुद्रा में प्राप्त हो गई, दैट इज M1। कितनी मुद्रा में प्राप्त हो गई? M1 मुद्रा में, यानी N M1 मुद्रा में प्राप्त हो गई। कितनी? उतनी ही OX वस्तु, और मेरा संतुलन बिंदु कहां पे हो जाता है? B विल बी माय न्यू इक्विलिब्रियम पॉइंट। मुझे उतनी ही वस्तु, OX वस्तु, जिसके लिए मैं N M मुद्रा देने को तैयार था, बट बाजार के मूल्य के द्वारा पता चला कि उतनी ही वस्तु, OX वस्तु ही आपको N M1 मुद्रा में प्राप्त हो जाएगी। आपको केवल इतनी मुद्रा खर्च करनी है, ये पार्ट के बराबर। तो ये प्राइस लाइन ये मुझे बताती है कि OX1 commodity you can received from कितनी मुद्रा द्वारा? NM1 मुद्रा द्वारा, NM1 मनी। Thus my equilibrium point क्या होगा? B। इस प्रकार मुझे OX वस्तु, जो यहां से M1B दिखा रहा है, ये भी OX वस्तु का ही दिखा रहा है। जो इतनी वस्तु मुझे केवल इतनी मुद्रा से प्राप्त हो जाएगी और मेरा संतुलन बिंदु B प्राप्त होगा, और मैं ऊंचे तटस्थ वक्र कहां पर चला जाऊंगा? IC2 पर चला जाऊंगा। तो ये जो चतुर्भुज हुआ M1B, ये चतुर्भुज कौन सा? ये देखिए, मैं आपको शेडेड कर रहा हूं, ये शेडेड है। मैं एक्चुअल में कितना पेमेंट करना चाह रहा था? मैं एक्चुअल में NM पेमेंट करना चाह रहा था। ये मैं वांट टू पे है मेरा, ये वांट टू पे है, ये इतना मैं पेमेंट करना चाह रहा था, ये पूरा पोर्शन। बट मुझे पेमेंट कितना करना पड़ा एक्चुअल में? इतना। NM1 ये एक्चुअल पेमेंट है, एक्चुअल पे है। तो ये मेरा जो शेडेड एरिया निकला, ये कंज्यूमर सरप्लस हो गया, ठीक है। तो चतुर्भुज M1B AM, ये आपका कंज्यूमर सरप्लस होगा,
ठीक है, तो ये मेरे पास जो शेडेड एरिया मुझे प्राप्त हुआ दैट इज कंज्यूमर सरप्लस है। क्लियर है? मतलब प्रारंभ में मैं एम मुद्रा, इतना मुद्रा देने को तैयार था, ये वांट टू पे था। अब एक्चुअल में M1 पेमेंट करना पड़ रहा है। परिणाम स्वरूप ये जो मेरा पोर्शन है वो कंज्यूमर सरप्लस है पर यूनिट, और ये आपका टोटल कंज्यूमर सरप्लस है। और इसको कैलकुलेट करने के लिए आपको यहाँ पे डॉटेड करना पड़ेगा, क्योंकि आप आधार अच्छे से मेजरमेंट नहीं कर रहे हो। तो ये आपका टेंटेटिव एक लाइन ड्रा की जाएगी, और इतना आप पेमेंट करना चाह रहे थे ये पोर्शन के बराबर, बट आपको एक्चुअल में इतना पेमेंट करना पड़ा इस पोर्शन के बराबर, तो ये आपका पोर्शन कंज्यूमर सरप्लस हो जाता है मुद्रा के रूप में। क्लियर है? नाउ अब हम देखते हैं दूसरा टर्म है कमोडिटी के रूप में कंज्यूमर सरप्लस। कंज्यूमर सरप्लस इन द फॉर्म ऑफ कमोडिटी, वस्तु के रूप में उपभोक्ता की बचत। अब देखिए यहां पर मैंने सोचा कि मैं पीएम मुद्रा से, पीएम मुद्रा खर्च करके, इतनी मुद्रा खर्च करके, ठीक है, मैं कुछ इतनी वस्तुएं प्राप्त कर लूंगा, ओएक्स वस्तुएं प्राप्त करूंगा, इतनी वस्तुएं प्राप्त करूंगा। ठीक है, पीएम मुद्रा खर्च करके मैं कितना पीएम मनी खर्च करूंगा, कितनी वस्तुएं प्राप्त करूंगा, ओएक्स कमोडिटी वी रिसीव्ड। ये मैंने घर से इमेजिन किया है, मामा मुझे इतना पैसा दे दो, मैं पीएम मुद्रा खर्च करके ओएक्स वस्तुएं प्राप्त कर लाऊंगा। ठीक है, जिससे मैं इक्विलिब्रियम पॉइंट ई आपका ए पॉइंट पर रहूंगा, दैट इज IC1। क्लियर है? तो ये आपका घर से इमेजिनेशन हुआ कि वी विल एट इक्विलिब्रियम पॉइंट ए इक्विलिब्रियम पे मैं रहूंगा, और IC1 तथा सवक्र मेरा रहेगा। क्लियर है? अब मैं मार्केट गया, मार्केट में मुझे पता चला कि मेरी वस्तु का मूल्य तो कम है जो घर से मैंने अनुमान लगाया। क्यों? क्योंकि ए वस्तु, देखिए ये मूल्य रेखा जो है वो दाहिनी ओर है, तटस्थ वक्र के यानी मेरे संतुलन बिंदु के दाहिनी ओर है, अर्थात वस्तु और सस्ती है। कौन सी वस्तु? एक्स वस्तु। एक्स वस्तु और सस्ती है, और परिणाम स्वरूप मुझे पीएम मुद्रा जो मैं खर्च करके इतनी वस्तु प्राप्त करने की सोचा था, अब उतनी ही मुद्रा में, पीएम मुद्रा में ही, पीएम मनी में ही, पीएम मनी में ही मुझे कितना, इतनी एक्स वस्तु प्राप्त हो जाएगी। कितनी? और मैं, मेरा न्यू इक्विलिब्रियम पॉइंट विल भी बी हो जाएगा जो ऊपर की ओर है, और जिससे मेरा तटस्थ वक्र क्या हो जाएगा? IC2 हो जाएगा। क्लियर है? तो इस प्रकार मैं पहले सोचा कि मुझे इतनी वस्तुएं मिलेगी इस चतुर्भुज के बराबर, O M P इतना, पहले मैं सोचा इतनी वस्तुएं मुझे मिलेंगी। लेकिन मुझे जब बाजार का मूल्य का ज्ञात हुआ, प्राइस लाइन मुझे बताई कि नहीं, आप पीएम मुद्रा में, इतनी मुद्रा में इतनी वस्तुएं प्राप्त कर सकते हो। ये पोर्शन यानी आप कितनी, OM B ये पूरी वस्तुएं, और B से आपका X1, ये चतुर्भुज के बराबर आप वस्तुएं प्राप्त कर सकते हो। तो मैं एक्चुअल में कितना प्राप्त करना चाह रहा था? इतना मैं लेना चाह रहा था, लेकिन बाजार ने मुझे कितना दे दिया? इतना। तो कंज्यूमर सरप्लस कितना होगा? ये शेडेड पार्ट जो है ये कंज्यूमर सरप्लस होगा, ये कंज्यूमर सरप्लस होगा जो आपको वस्तु के रूप में यहाँ पे प्राप्त हो जाता है। तो चतुर्भुज ABX1 X कंज्यूमर सरप्लस होगा। क्लियर है? और हम ऊंचे तटस्थ वक्र IC1 से IC2 पर पहुंच जाते हैं। तो पहला मैंने देखा मुद्रा के रूप में उपभोक्ता की बचत, दूसरा मैंने देखा वस्तु के रूप में उपभोक्ता की बचत। अगर इकोनॉमी में प्राइस में परिवर्तन हो जाए, मूल्य में परिवर्तन हो जाए, तो उपभोक्ता की बचत में क्या परिवर्तन होगा? चलिए वो भी चेक कर लेते हैं। यदि प्राइस चेंज हो जाए, प्राइस चेंज हो जाए, तो उपभोक्ता की बचत में क्या इंपैक्ट पड़ेगा? याद रखना, जब किसी वस्तु का मूल्य कम हो जाता है तो कंज्यूमर सरप्लस बढ़ जाती है।
भाई कम मूल्य में अब आपको ज्यादा वस्तु मिलेगी तो कंज्यूमर सरप्लस बढ़ जाएगा। तो आइए इसे हम रेखा चित्र में देखते हैं कि यदि प्राइस चेंज हो तो कंज्यूमर सरप्लस पे क्या प्रभाव पड़ता है। ठीक है, अभी मैं कितनी मुद्रा, अभी मैं पीएम मुद्रा द्वारा खर्च करना चाहता हूं। पीएम मुद्रा, इतनी मुद्रा द्वारा मैंने इमेजिन किया कि मुझे ओएक्स वस्तुएं प्राप्त हो जाएंगी और मैं इक्विलिब्रियम पॉइंट ए पर रहूंगा जहां पर मेरा इंडिफरेंस कर्व ऐसी बन रहेगा। ये मैंने घर से इमेजिन किया। ठीक है, मैं पीएम मनी वांट टू पे, मैं पीएम मुद्रा, ये जो पीएम मुद्रा है इतना मैं पे करना चाहता हूं जिससे मैं ओएक्स कमोडिटी चाहूंगा। 10 माई इक्विलिब्रियम पॉइंट ए इक्विलिब्रियम पॉइंट रहेगा, IC1 पे रहेगा। ये मेरा घर से मैंने इमेजिनेशन किया कि ऐसा होगा। मार्केट में मूल्य रेखा मुझे पीएल प्राप्त हुई जो दाहिनी साइड है, ए के दाहिनी साइड है। देखिए ए के दाहिनी साइड है तो बता रहा है कि एक्स वस्तु आपकी तो और सस्ती है। अब मुझे इतनी ही वस्तु, कितनी वस्तु, उतनी ओएक्स वस्तु ही पहले मैं पीएम मुद्रा से प्राप्त करना चाह रहा था, अब मुझे पीएम1 मुद्रा से मिल जाती, यानी कम मुद्रा से मिल जाती, तो मात्र इतना मुझे पेमेंट करना पड़ेगा। तो ये मेरी जो ये बचत थी, ये मेरी कंज्यूमर सरप्लस एज अ मनी थी, माई इक्विलिब्रियम पॉइंट बी था। तो ये क्या था, प्राइस चेंज होने के पहले चतुर्भुज M1 B A M कंज्यूमर सरप्लस था और हम IC2 पर थे, IC2 पर हम थे। क्लियर है, हम IC2 पर थे। देखिए ये शेडेड पोर्शन था कंज्यूमर सरप्लस। ठीक है, और इसको याद रखना, कभी भी कंज्यूमर सरप्लस निकालना होगा तो आपको ये ऊपर से डॉटेड करना पड़ेगा क्योंकि आप आधार अच्छे से मनी को मेजरमेंट नहीं कर रहे हो, आप ऊपर से मेजरमेंट कर रहे हो, तो ये आपका बॉक्स कंप्लीट बनना चाहिए। ठीक है, जिसको हमने टी मान लिया। अब इकोनॉमी में प्राइस कम हो जाए, सपोज दैट प्राइस कम हो जाए, ये लो प्राइस कम हो गया। प्राइस जब कम होता है किसी वस्तु का, मूल्य कम होने पे मूल्य रेखा दाहिनी ओर खिसकती है, L1 पे आ जाते हैं। प्राइस डिक्लाइन किया, प्राइस कम होने से दाहिनी ओर जाती है। परिणाम स्वरूप अब मुझे OX वस्तु ही पहले मुझे M मुद्रा में देना चाह रहा था, एक्चुअल में देना पड़ा OM1, लेकिन मूल्य कम होने के कारण अब मुझे उतनी ही वस्तुएं, हम सी पॉइंट पर आ गए और उतनी ही वस्तुओं के लिए M, M1, M2 मात्र इतनी मुद्रा देनी पड़ेगी। कितनी? PM2। मूल्य कम होने के कारण अब पहले मुझे देना पड़ रहा था PM1 मुद्रा, लेकिन अब देनी पड़ रही है PM2 मुद्रा। तो ये मेरी कंज्यूमर सरप्लस बढ़ गई, कंज्यूमर सरप्लस बढ़ गई। पहले मुझे ये शेडेड पार्ट के बराबर कंज्यूमर सरप्लस मिल रहा था, अब मूल्य कम होने के कारण मुझे कंज्यूमर सरप्लस पहले से और ज्यादा मिलने लगा, जो ये शेडेड पार्ट और इंक्लूड हो गया। thus we come at new IC curve, that is IC3। अब मैं IC3 पर आ गया। ठीक है, IC3 पर आ गया। तो इस प्रकार देखते हैं कि मूल्य बढ़ोतरी के पहले कंज्यूमर सरप्लस 1 था, जो ब्लू पार्ट से आपको दिखाई पड़ रहा होगा। अब मूल्य में कमी होने के कारण मेरा कंज्यूमर सरप्लस का एक और चतुर्भुज ऐड हो गया, दैट इज कॉल्ड कंज्यूमर सरप्लस 2। ये दोनों ब्लू एंड रेड दोनों कंज्यूमर सरप्लस होंगे। ये जो रेड पोर्शन है ये प्राइस डिक्लाइन होने के बाद उपभोक्ता की जो उपभोक्ता का सरप्लस बढ़ा है वो दिखा रहा। ये टोटल सरप्लस जो आपका होगा ये कंज्यूमर के खाते में आएगा। तो ये प्रूफ होता है कि प्राइस कम होने से कंज्यूमर सरप्लस बढ़ जाता है। ठीक है, ये तो एज ए टर्म ऑफ मनी मिल गया, उसे मुद्रा के रूप में कंज्यूमर सरप्लस प्राप्त हो गया। अब हम देखते हैं वस्तु के रूप में उपभोक्ता की बचत, यानी प्राइस अगर डिक्लाइन होती है तो कंज्यूमर सरप्लस कमोडिटी के रूप में क्या इंपैक्ट डालता है, कमोडिटी के रूप में क्या इंपैक्ट डालता है। आइए चेक करते हैं। ये इतनी मुद्रा मैं देना चाह रहा था, PM मुद्रा मैं देना चाह रहा था, जिससे मुझे OX वस्तु प्राप्त हो जाए। ओके, यानी PM मुद्रा खर्च करके मैं इतनी मुद्रा खर्च करके PM मुद्रा खर्च करके मैं OX वस्तु प्राप्त करना चाह रहा था, ताकि मैं एक इक्विलिब्रियम पॉइंट पे रहूं और मेरा इंडिफरेंस कर्व IC बन रहा है। ये मैंने घर से इमेजिनेशन कर
मार्केट में जब पता चला तो पीएल मूल्य रेखा वो दाहिनी ओर है, यानी वस्तु ये दाहिनी ओर है, वस्तु सस्ती है। कौन सी वस्तु? एक्स वस्तु बहुत सस्ती है। अब मुझे क्या करते हैं, उतनी ही मुद्रा से, पीएम मुद्रा से, पहले मैं सोचा कि ओएक्स वस्तु मिलेगी, लेकिन अब वस्तु सस्ती होने के कारण मेरा इक्विलिब्रियम पॉइंट बी हो जाता है और मुझे उतनी मुद्रा से OX1 वस्तुएं प्राप्त हो जाती हैं। कितनी वस्तुएं? OX1 कितनी वस्तुएं प्राप्त हो जा रही हैं। पहले मैंने सोचा कि ये एरो के बराबर मुझे वस्तुएं प्राप्त होगी, बट मूल्य कम होने के कारण मार्केट में मैंने देखा कि मूल्य उस वस्तु का कम है, तो मुझे ज्यादा वस्तुएं प्राप्त हो रही। कितनी? X1 ज्यादा वस्तुएं प्राप्त हो रही। मेरा इक्विलिब्रियम पॉइंट बी था। तो ये प्राइस चेंज होने के पहले ये कंज्यूमर सरप्लस है, कमोडिटी के रूप में उपभोक्ता का। अब मार्केट में मूल्य, और हम कहां पर थे? IC2 पर थे। अब अर्थव्यवस्था में जो ये था, देखिए ये कंज्यूमर सरप्लस है हमारा, कंज्यूमर सरप्लस मूल्य चेंज होने के पहले है। अब हम क्या होते हैं, अर्थव्यवस्था में मूल्य और कम हुआ, उस वस्तु का मान लीजिए किसी कारण से प्राइस और कम हो गया, जिससे मूल्य रेखा दाहिनी ओर खिसक गई। अब पीएल से हम PL1 पर हम चले गए, PL1 पर चले गए। तो इस प्रकार कंज्यूमर सरप्लस जो होता है वो हम उतनी ही मुद्रा से, पीएम मुद्रा से, अब वस्तुएं OX जो प्राप्त करने की सोचे थे, जो एक्चुअल में मार्केट में OX1 प्राप्त हो रहा था, अब मूल्य कम होने से वो वस्तुएं कितनी हो जाएंगी? OX2, इतनी वस्तुएं और मिलने लगी। तो ये मेरा जो शेडेड पार्ट है, ये कंज्यूमर सरप्लस को और बढ़ा दिया। परिणाम स्वरूप अब मैं IC3 तरफ वक्र पे आ गया, मेरा न्यू इक्विलिब्रियम पॉइंट C हो गया, और इस प्रकार मैंने देखा कि ये जो ब्लू पार्ट ऐड हुआ, ये मूल्य में कमी होने के कारण कंज्यूमर सरप्लस बढ़ गया। मूल्य में कमी होने के कारण ये और कंज्यूमर सरप्लस मिल गया। तो पहले मुझे ऑलरेडी ये जो रेड पोर्शन था, ये कंज्यूमर सरप्लस प्राप्त हो रहा था, लेकिन मूल्य में कमी होने के कारण मूल्य रेखा दाहिनी ओर खिसक गई, जिससे मेरा नया संतुलन बिंदु C प्राप्त हो गया और हम IC3 पर चले गए। अब मैं OX1 वस्तुओं से OX2 वस्तुएं खरीदने लगा और ये ब्लू पोर्शन के बराबर मुझे अधिक कंज्यूमर सरप्लस प्राप्त होने लगा। तो इस प्रकार यहां भी प्रूफ हो जाता है कि किसी वस्तु का यदि मूल्य कम होता है तो कंज्यूमर सरप्लस बढ़ जाता है, और यहां पर कमोडिटी के रूप में अब मुझे X वस्तु की मात्रा पहले से अधिक मिलने लगी। तो यानी वस्तुएं मुझे पहले से अधिक मिलने लगी। अब आपको दिमाग में जाता मनी के रूप में, प्रैक्टिकल में क्या होता है, जैसे मैं बाजार में जाता हूं, भैया चीनी क्या रेट है? 40 रुपए। ठीक है, रेट कम हो जाए 35 में, तो 5 रुपए मेरे पॉकेट में आ गए। तो ये मनी टर्म में हो गया कंज्यूमर सरप्लस। अगर एक के साथ एक फ्री लगा दिया जाए, जैसे बिग बाजार, विशाल मेगा मार्ट, रिलायंस मार्ट आदि में आप देखोगे एक के साथ एक फ्री है, तो वो फ्री नहीं है बल्कि आपका वस्तु के रूप में कंज्यूमर सरप्लस है। ओके, इसलिए आपका कंज्यूमर सरप्लस बढ़ता है। परिणाम स्वरूप आपको लगता है कि दैट इज वेरी गुड फॉर मी, इसलिए आप वस्तुएं परचेज कर लेते हो। तो कंज्यूमर सरप्लस है जब मनी टर्म में होता है, जब कमोडिटी टर्म में होता है। तो ये प्रोफेसर हिग्स द्वारा प्रतिपादित कंज्यूमर सरप्लस थ्योरी थी। हमें उम्मीद है आपको पसंद आई होगी, और यदि आपके कोई प्रश्न हो तो आप हमें कमेंट अवश्य करिएगा। सो मच, थैंक यू।